बेटा आज जो चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे ना उसका नाम है ब्रीथिंग एंड गैसियस एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। चैप्टर का नाम बनाना ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ रख लो, यहाँ बैग रखना चाहिए। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। चैप्टर नंबर 17 है बेटा, इसके पहले 16 किया था हम लोगों ने। चैप्टर नाम बना लिया। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया। हाँ बेटा 17 है। बेटा इधर ध्यान देना, इस चैप्टर में सबसे पहले, इधर सुनो, पेन रखो, सुनो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेशन की। सबसे पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि रेस्पिरेशन है क्या। बेटा ध्यान देना, अगर हम लोग रेस्पिरेशन को डिफाइन करना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ फूड। अगर आपसे ये बोला जाए केवल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, उससे ज़्यादा अच्छा होता है ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ फूड। क्यों? क्योंकि जब भोजन को हम ब्रेक करते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू, तो जो हमारा प्राइमरी फूड है, सेलुलर फ्यूल है, वो बेटा ऑक्सीडाइज होता है। और ऑक्सीडेशन के बाद ही, आपकी केमिस्ट्री भी यही कहती है, ऑक्सीडेशन के बाद ही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एनर्जी देंगे और कंप्लीट ब्रेकडाउन हो करके CO2 और H2O में बदल जाएंगे। बेटा ध्यान देना, यहाँ मैंने बोला ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ फूड। इधर ध्यान देना, आपका जो सेलुलर फ्यूल है या फूड है, पिछले चैप्टर में बताया भी गया था कि हमारी किसी भी लिविंग सेल जो होती हैं, उनका प्राइमरी सेलुलर फ्यूल या सेलुलर फूड होता है ग्लूकोज, C6H12O6। यही होता है, यही होता है ना ग्लूकोज, C6H12O6। बेटा मैंने कहा है ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ फूड, इसको तोड़ना है। बेटा ये बिना ऑक्सीजन का भी टूट सकता है और ऑक्सीजन कंज्यूम करके भी टूट सकता है। ध्यान देना इस बात को। अगर जब ग्लूकोज या फूड बिना ऑक्सीजन का टूटता है तो उसे हम कहते हैं एनएरोबिक। क्या बोलते हैं? एनएरोबिक। तो हम यहाँ लिखेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अभी कोई नहीं बनाएगा ना कोई लिखेगा, जब तक लिखाऊंगा नहीं। और जब इसमें हम इंक्लूड कर देते हैं मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इसके साथ, तो ये हो जाता है बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन। बेटा ध्यान देना, एनारोबिक के केस में जो होता है, ऑक्सीजन है नहीं तो फूड क्या होता है, पार्शियल ब्रेकडाउन करता है, पार्शियली टूटेगा। जब बेटा पार्शियली टूटेगा, और आपकी केमिस्ट्री कहती है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंप्लीटली टूटने के बाद CO2 और H2O में बदलता है। अगर ये पार्शियली टूटेगा तो CO2 और H2O में नहीं बदलेगा। ये बात तो सही है, कुछ न कुछ इंटरमीडिएट कंपाउंड भी बनेगा। अंश बात समझ रहे हो ना? अब इधर देखो, तो यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो आपको जो टिपिकल बात बताई जाती है वो बताई जाती है C2H5OH एल्कोहल बनेगा, प्लस थोड़ा सा CO2 निकलेगा। अगर बैलेंस करना चाहो, 2 1 3 है, इनको 2 2 कर दो, हो जाएगा आपका काम। ठीक, वैसे हमें बैलेंस से मतलब नहीं है। अगर बेटा मैं आपको बताऊं, इसके अलावा एक एग्जांपल हम लोग एनारोबिक में और आपको पढ़ाते हैं, वो होता है 3 कार्बन का कंपाउंड लैक्टिक एसिड। अब वो 3 कार्बन का है तो 2 मॉलिक्यूल हो गया, यहाँ 6 हो गए, यहाँ CO2 नहीं निकलेगी। अगर बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन करें, ऑक्सीजन डालें, ऑक्सीजन डालेंगे इसमें, तो क्या होगा, मैंने आपको बताया कि केमिस्ट्री आपकी कहती है CO2 प्लस H2O में टूटेगा। इक्वेशन बैलेंस करना चाहो तो यहाँ 6O2 लगा दो, यहाँ 6CO2, यहाँ 6H2O, हो गया बराबर। ये बात आपने 9 10 से ही पढ़ रखा है, इसमें कोई नया नहीं है। अब इसमें नया जो है वो ये है आपके लिए, नीट के लिए, एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, क्या बराबर प्रोड्यूस होती है? नहीं।
यहाँ कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ है तो एनर्जी ज़्यादा निकलेगी, और यहाँ क्या है, एनर्जी कम निकलेगी। यहाँ पर कम निकलेगी और यहाँ पर ज़्यादा निकलेगी। यहाँ लिख रहे हैं केवल एनर्जी लिख सकते हो, लेकिन आपको बता दें यहाँ 686 किलो कैलोरी के आसपास एनर्जी निकलती है। 686 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है। ये चैप्टर नंबर 14 में आपको बताया जाएगा, वहाँ कैलकुलेट करके, ठीक, कि कितने एटीपी निकले और एटीपी कितने इक्विवेलेंट हो जाती है, ठीक। अब बेटा इधर देखना, अब अगला सवाल आपके लिए जो बनता है पीएमटी के लिए वो ये बनता है, आप ह्यूमन हो ना? नहीं जानते क्या? हाँ, तो बोल क्यों नहीं रहे हो? सारे को सोचने लगे यार हम लोग ह्यूमन हैं क्या? अरे भाई ह्यूमन हो, हाँ अब पता चला। अच्छा, ह्यूमन हो और बेटा आप एरोबिक एनिमल हो, आप ऑक्सीजन यूज करते हो, आपके सेल में ऑक्सीजन जाता है फिर जाके भोजन ब्रेक होता है। क्या आपकी बॉडी में, सवाल है, क्वेश्चन मार्क, क्या आपकी बॉडी में कोई ऐसा सेल है, ऐसा स्ट्रक्चर है जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता हो या ऑक्सीजन यूटिलाइज ना करता हो? मसल्स, मतलब इसमें मैं लिख रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, आप लोग बैठे हो, आपके मसल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं? कभी कभी जब मूड हुआ, हाँ, जब रनिंग करके क्या करते हैं, नहाते हैं, ज़्यादा एनर्जी। बेटा ये बीच बीच में आपकी कैसे फंस क्यों रही, क्लियर बताओ ना, तो मैं तो बताने के लिए खड़ा ही हूँ, बताओ। एक्सरसाइज तुम भी करते हो लगता है देख के। अच्छा बेटा देखो, बिल्कुल सही बात है कि जब हम लोग फिजिकल वर्क करें, एक्सरसाइज करें, तो उस समय क्या होता है बेटा, बॉडी में एनर्जी पैदा होती है, मस्कुलर एनर्जी, मसल्स हमारी एनर्जी पैदा करती है। अब आप लगातार काम कर रहे हो, आपकी बॉडी में एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है, मसल में मसल काम करना शुरू कर दिया, लेकिन हुआ क्या, इसको ऑक्सीजन की सप्लाई मिलना बंद हो गई। अहुजा सुन लो एक बार, मसल्स को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो ये क्या करेगा, शिफ्ट कर जाएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए। क्या करेगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए शिफ्ट कर जाएगा। बेटा ध्यान देना, जब मसल हमारी हेवी एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क के दौरान एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है, उस समय लैक्टिक एसिड पैदा होता है। क्या पैदा होता है, लैक्टिक एसिड, और वह लैक्टिक एसिड यहाँ पर एक्युमुलेट होगा, डिपॉजिट होगा, और आपके अंदर कॉज करेगा थकावट, क्रैम्प, पीड़ा होगी थकावट की। अब ये लैक्टिक एसिड यहाँ एक्युमुलेट हो गया, अब आप थक गए, भाई बहुत थक गया, आराम करना है ना, यही लाइन होती है। जब आप आराम करते हो तो आराम करने के कुछ समय बाद आप फिर नॉर्मल हो जाते हो काम करने के लिए, सही है ना? ऐसा क्या होता है आपकी बॉडी में कि आप नॉर्मल हो जाते हो काम करने के लिए? कुछ ना कुछ तो होता होगा। देखो कहानी समझना, पीछे मैंने क्या बताया, जब लैक्टिक एसिड एक्युमुलेट होती तब आपको क्रैम्प होता है, तब आपके पास फैटीग होती, तब आप फील करते हो टायर्डनेस, सही है कि नहीं? अगर जो एक्युमुलेटेड चीज़ है उसको हटा दे तो आप फिर वापस अपनी पोजीशन पे आ जाओगे, क्योंकि लाइन में तो यही है ना कि लैक्टिक एसिड एक्युमुलेट हुआ तो प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई उसे हटा दो। तो अब इसको हटाएंगे कैसे, यही सवाल है बेटा। इसको हटाने के लिए दो साइंटिस्ट आए, मिस्टर एंड मिसेज कोरी। हाँ, ये हस्बैंड वाइफ थे, मिस्टर एंड मिसेज कोरी। उन्होंने हमें बताया कि जो यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनता है मसल में, ये लैक्टिक एसिड रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ए साइकिल, उसे आज हम लोग कहते हैं कोरी साइकिल, CORI। क्या बोलते हैं, कोरी साइकिल। और बेटा कोरी साइकिल में कहा गया है कि ये जो लैक्टिक एसिड है, ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा ग्लाइकोजन प्लस CO2 प्लस वाटर, ग्लाइकोजन, CO2 और वाटर। और बेटा जब आराम करके थका हारा इंसान उठता है और उस दौरान CO2 भी खूब छोड़ता है, और उसके बॉडी में H2O बनने की वजह से सो के उठने के बाद, आराम करके उठने के बाद उसको यूरिनेशन भी होता है। और बेटा आपको बता दूं, ग्लाइकोजन बॉडी में स्टोर हो जाता है आगे यूज होने के लिए। हमारी बॉडी, मैंने उस दिन बताया था कि कोई चीज़ ख़राब नहीं करने देती, इवन अमीनो एसिड का थोड़ा सा भाग तोड़ के निकाल दिया, बाकी रख लिया था। तो ये क्या किया, लैक्टिक एसिड को कोरी साइकिल में जाके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया, CO2 H2O रिमूव कर दिया गया। समझ गए? अब क्या हुई, आपकी थकावट दूर हो जाएगी। चलो ये तो बात हो गई कि मसल्स हमारी कभी कभी जब ज़रूरत पड़ती है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है, होता है ना। अब दूसरा सवाल है
क्या कोई ऐसी सेल है जो हमेशा और हमेशा रेगुलर लगातार एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है? आपकी बॉडी में है ऐसी कोई मसल या ऐसा कोई स्ट्रक्चर या कोई ऐसी सेल जो परमानेंटली एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है? माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनली है और उसी के अंदर तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और बात तुम एनारोबिक की कर रहे हो। हाँ बेटा सुनना, आपकी बॉडी में एक ऐसी सेल है जो हमेशा और हमेशा एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है। कुसुम, उसका नाम क्या है? उसका नाम है RBCs। मैच्योर मैमेलियन RBCs जो होती हैं, आप ह्यूमन हुए तो पता है, आप मैमल हुए पता है कि नहीं? ये पता है ना, ध्यान देना कि जो मैच्योर मैमेलियन RBCs होती हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। क्या ये बात प्रूव कर सकते हो कि वाकई हमारे मैच्योर मतलब जैसे अब हम आप मैच्योर हो गए हैं, अब बच्चे हैं नहीं, हाँ बड़ी हो गई, मैच्योर हो गई, अब आगे कोई चेंज नहीं आएगा। मैच्योर होने के बाद मैमेलियन RBC एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ और सच है, लेकिन इसका रीज़न आपको बताना है, क्योंकि बिना रीज़न के रट्टा मार के तो कुछ होना है नहीं। बेटा एक बात बता दें, आप किसी छोटे से छोटे शहर में चले जाओ, उस शहर में कम से कम 200 बच्चा मेडिकल वाला होता है, सही है? क्या उस शहर से रट्टा मार के वाले जो हैं 200 सिलेक्शन हो जाते हैं क्या? और जो लोग बुक खोल के बैडमैन, ग्रैंडमैन, ओल्ड मैन पढ़ते हैं तो क्या सिलेक्शन हो जाता है उनका? सुल्तान का बेटा बैड मंकी, क्यों सुना है ना? सिलेक्शन हो जाता है क्या? नहीं होता। बेटा कंसेप्ट पे जाओ, अगर आप किताब खोल के पूरे साल पढ़ रहे हो तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते समय एग्ज़ाम में बेटा ओपन बुक सिस्टम नहीं है नीट में कि है, कर दिया इस साल से, नहीं किया ना, तो आपको तो बिना बुक के करना है, तो बताना पड़ेगा। ठीक, बुक खोल के पढ़ने में, सवाल करने में सिर्फ अच्छा लगता है, सिलेक्शन नहीं होता है। अच्छा महसूस होना और अच्छा होना दोनों में फ़र्क होता है। ठीक, चलो बताओ, मैंने कहा मैच्योर मैमेलियन RBC एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है। चलो अब मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों करती है। बेटा आपको बता दें, आपने बचपन मतलब 9th से ये सुना है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल, सुना है ना? क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जी पैदा होती है। कैसे? एरोबिक रेस्पिरेशन से। मतलब एरोबिक का साइड कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब हर सेल में जहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन होगा वहाँ क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ एनारोबिक है तो मतलब न माइटोकॉन्ड्रिया है, न माइटोकॉन्ड्रिया अगर है भी तो रोल नहीं कर रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, RBC सेल होती है, जैसे आपकी सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया सारी चीज़ें होती है। जब ये मैच्योर होती है, मैंने कहा मैच्योरेशन के बाद मैच्योर होती है, तो बेटा न्यूक्लियस और बाकी सारी की सारी सेल ऑर्गेनली को निकाल देती है। क्यों? जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन रख सके, क्योंकि RBC में हीमोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन कैरी करने के लिए ना। बेटा RBC जब मैच्योर होने लगती है तो अपने सारे सेल ऑर्गेनली और न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया रिमूव कर देती है, रिलीज कर देती है। और बेटा आप सोचो, जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, क्या वो एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसका मतलब जो मैच्योर मैमेलियन RBC दैट रेस्पायर एनारोबिकली बिकॉज या ड्यू टू, रीजन क्या है? बिकॉज इट रिलीज सेल ऑर्गेनली एंड न्यूक्लियस एट द टाइम ऑफ मैच्योरेशन। हो गया। अब इसी से रिलेटेड दूसरा सवाल साइटोलॉजी में बनता है, सेल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में। अब एग्जाम में तो चैप्टर का नाम लिख के आएगा नहीं। वहाँ एग्जामिनर ने एक बार सवाल पूछा कि हमारे पास एक हाइपोथेटिकल प्लैनेट है, अर्थ के अलावा हाइपोथेटिकल हमें नहीं पता कौन सा प्लैनेट है, वहाँ पे लाइफ है बट वहाँ ऑक्सीजन नहीं है। उस प्लैनेट पर ऑक्सीजन नहीं है। जब लाइफ है, ऑक्सीजन नहीं है, पूछा गया था
कि वहाँ ऑर्गेनिज्म के भीतर कौन सी ऑर्गेनली एब्सेंट होगी? माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि जब लाइफ है, ऑक्सीजन नहीं है, तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं, और जब एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो ना हो इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब जिस सेल ऑर्गेनली के एब्सेंस होने के चांसेस हैं वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये बात समझ गए? अब एक बात और, आपके मसल वाले पे वापस आते हैं। जब आप काम कर रहे थे, धीरे धीरे आपकी मसल एनारोबिक हो गई, ठीक, और आप आराम करने लगे। जब आप आराम करने लगे तो उसको धीरे धीरे ऑक्सीजन की सप्लाई मिलने लगी। जब ऑक्सीजन सप्लाई मिलने लगी काव्य, तो क्या वो आराम करते समय भी एनारोबिक थी कि धीरे धीरे एरोबिक हो गई? धीरे धीरे एरोबिक हो गई। और मैं आपको बता दूं, ये भी आपके लिए सवाल है कि अगर एनारोबिक रिस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन अवेलेबल करवा दें तो रिस्पिरेशन शिफ्ट टू एरोबिक, दिस इज कॉल्ड एज, इस शिफ्टिंग को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पास्चर इफेक्ट। क्या बोलते हैं? पास्चर इफेक्ट। वही लुईस पास्चर वाले पास्चर इफेक्ट कहते हैं कि अगर एरोबिक रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन देने के बाद वो एरोबिक की ओर शिफ्ट कर जाए तो उसे क्या कहेंगे? पास्चर इफेक्ट। समझ गए? चलो थोड़ा और आगे बढ़ते, इतना लिख ले फिर आगे बढ़ें। सही है ना? नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। लिखना, हेडिंग बनाओ रेस्पिरेशन, इस चैप्टर में पहली हेडिंग। अभी बेटा देखो एनसीईआरटी हमने शुरू नहीं किया, थोड़ा सा ये रेफरेंस देने के बाद एनसीईआरटी शुरू होती है, ठीक? क्योंकि एनसीईआरटी ने डायरेक्ट ब्रीदिंग शुरू कर दिया है। समझ गए? देखो, respiration is oxidative बेटा OXIDATIVE ऑक्सीडेटिव। कई बच्चे OXY लिख रहे हैं ना, ऑक्सीजन वाला है तो वही, बट ऑक्सीडेशन से ऑक्सीडेटिव बना है ना। ऑक्सीडेटिव ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ऑक्सीडेटिव ब्रेक डाउन ऑफ फूड और सेलुलर फ्यूल, ऑक्सीडेटिव ब्रेक डाउन ऑफ फूड और सेलुलर फ्यूल, FUEL फ्यूल, सेलुलर फ्यूल हो गया, ईंधन जिसे कहते हैं। हो गया बेटा? अब आगे लिखना, तुमने क्या लिख लिया? हाँ? इथेन नहीं, ईंधन में बोला था हिंदी, इथेन नहीं। हे भगवान, इथेन तो क्या होता है? C2H6 होता है। ये तो बेटा कुछ भी हो सकता है, ग्लूकोज, फैट, प्रोटीन, ठीक? फ्यूल, ईंधन, इथेन नहीं। ऐसे करोगे बेटा हो गया, फिर गड़बड़ कर हो जाएगा। आगे लिखना ऑन द बेसिस ऑफ, लिखो ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, on the basis of use of molecular oxygen, किसके बेस, याद रखना, किसके बेस पे क्लासीफाई कर रहे हैं? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के यूज के बेस पे। देयर आर फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। देयर आर फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। पहला लिखना एनारोबिक, पहला एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया। लिखना नो यूज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, नो यूज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। So partial breakdown of food, releases little amount of energy with formation of another compound और molecule। एनर्जी के साथ साथ दूसरे कंपाउंड या मॉलिक्यूल भी बनेंगे, ठीक?
जैसे यहाँ अल्कोहल बन गया, यहाँ लैक्टिक एसिड बन गया, ब्यूटारिक एसिड बनेगा, एस्टिक एसिड बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, कुछ भी वो डिपेंड करेगा माइक्रोब्स पे। अभी लिखा रहा हूँ बेटा, लिख लिया बेटा? एरोबिक अलग से लिख रहे हैं ना, उसी लिख रही हो तुम। चलो अच्छा, इसको लिख रहे हो क्या? चलो लिखो। मॉलिक्यूल लिख लिया, अदर कंपाउंड और मॉलिक्यूल। बेटा इधर देखना, लिखो इन माइक्रोब्स, हाँ, इन माइक्रोब्स एनारोबिक रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। ये वर्ड आपने पढ़ा होगा पीछे। इन माइक्रोब्स anaerobic respiration is called as fermentation. Fermentation. फर्मेंटेशन हो गया। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। अब बेटा फर्मेंटेशन कहते हैं माइक्रोब के केस में, लेकिन कौन सा माइक्रोब? अब बेटा जो माइक्रोब, अब उस फर्मेंटेशन का नाम क्या देंगे? जो प्रोडक्ट बनेगा उसके बेसिस पर हम लोग नाम दे देंगे। जैसे अगर अल्कोहल बनता है तो हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एसिड बनता है तो हम कहते हैं एसिडिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ये वाला केस अगर हम देखें बेटा, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आगे है सिलेबस में पढ़ाऊंगा। अगर मैं ग्लूकोज के साथ ईस्ट, नाम सुना है इसका, अगर इसको डाल दें तो C2H5OH अल्कोहल बनेगा, जिससे हम लोग नॉन डिस्टिलेटेड के रूप में बियर वाइन यूज़ करते हैं, डिस्टिलेटेड के फॉर्म में ब्रांडी विस्की रम यूज़ करते हैं। आपके सिलेबस में आगे पढ़ाऊंगा। तो बेटा ध्यान देना, ये ईस्ट के प्रेजेंस में क्या बनेगा? एथाइल अल्कोहल बनेगा, C2H5OH। अगर वहीं पर बेटा हम लैक्टोबैसिलस डाल दें या ह्यूमन मसल्स की बात करें, लैक्टिक एसिड बनेगा। अगर वहीं पर हम एस्टोबैक्टर एसिडी डाल दें तो एस्टिक एसिड, विनेगर बनने लगेगा। तो डिपेंड करता है बेटा कि कौन सा माइक्रोब हम डाल रहे हैं। अगर मिल्क शुगर में आप ध्यान से देखो, लैक्टोबैसिलस डाल देते हैं तो लैक्टिक एसिड बनता है, उसको कर्डिंग कर देता है, मिल्क की दही बन जाती है। तो बेटा फर्मेंटेशन डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट और माइक्रोब पे। लिखना, कहाँ थे? कॉल्ड फर्मेंटेशन। लिखना, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट फर्मेंटेशन आर डिफरेंट टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट फर्मेंटेशंस, हेलो, नहीं क्लास में हूँ, बाद में बात करता हूँ, ठीक? ऐसा मत कर, अभी मत करना, मैं बताता हूँ क्लास के बाद। ऑन द बेस ऑफ प्रोडक्ट फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन लाइक on the basis of product following types of fermentation like, या following types है तो 1 2 करके लिख लो। alcoholic fermentation, alcoholic fermentation, acidic fermentation, इनको एक्सप्लेन नहीं करना है, नहीं, एसिडिक फर्मेंटेशन, एसिडिक जहाँ एसिड बनेगा, एसिडिक फर्मेंटेशन एटसेट्रा। ये तो बेटा आपको पूरे सिलेबस में एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो मैं नाम लिखा दे रहा हूँ, कहीं नाम भी नहीं पाते। नहीं लिख लिया बेटा, चलो आगे लिखते हैं, लाइन से लिखना। इन ह्यूमन mature RBCs show 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 anaerobic respiration ड्यू टू अब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि मेचुरेशन के समय सारा रिलीज कर देते हैं, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया।
ड्यू टू एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हो गया। आगे लिखना, लाइन चेंज करके। ड्यूरिंग फिजिकल वर्क और एक्सरसाइज, फिजिकल वर्क और एक्सरसाइज exercise muscles respire, muscles muscles muscles, muscle मतलब मांसपेशियाँ, muscles respire by anaerobic respiration, by anaerobic respiration, anaerobic respiration, by which lactic acid produces, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसेस। accumulation of this lactic acid, accumulation of accumulation मतलब डिपोजिशन, इकट्ठा होना, accumulation of this lactic acid in muscle causes, क्या कॉज करेगा? क्रैम्प या फैटीग, FATIGUE, क्रैम्प और फैटीग, FATIGUE, फैटीग। मसल कॉजेस फैटीग, फैटीग मतलब थकावट, लिख लिया, कॉजेज फैटीग। हो गया। या क्रैम्प्स लिख सकते हो, कोई खास बात नहीं है, ठीक। अब सवाल यह है कि रिमूव कैसे होगा, लिखना स्टार पॉइंट बना के। सवाल है कि इसको हम रिमूव कैसे करें कि हमें आराम मिल जाए, लिखना लैक्टिक एसिड ऑफ मसल्स रिमूव्ड बाय, कौन रिमूव करेगा? कोरी साइकिल, ऐसे लिखना CORIS, कोरीज साइकिल, कोरी साइकिल से रिमूव होता है, कोरी साइकिल, CORI, कोरी साइकिल। नहीं, दूर बैठिए ना थोड़ा सा, उसको है कोरी साइकिल, लिख लिया। बाय दिस साइकिल, बाय दिस साइकिल लैक्टिक एसिड चेंज इनटू, किसमें चेंज हो जाएगा? चेंज इनटू, अभी लिखा था मैंने, ग्लाइकोजन, CO2 एंड वाटर। हो गया। बेटा एक बात बता रहा हूँ, आज तुम घर से आते समय सारी चीज़ें लेकर आए हो ना? हाँ या ना? लेकर आए, तब समझने की कोशिश करना। बाकी बच्चे समझ गए, आप नहीं समझे बेटा। बेटा वो क्या होता है कि आपने इतना ग्लूकोज जलाया, इतना जलाया, तब जा कर के आपको इतना लैक्टिक एसिड बना। जब उससे भी कार्बन निकाल रहे हो, जब कार्बन तोड़ते जाओगे तो मॉलिक्यूल में कार्बन संख्या घटेगी ना, इतना तो ग्लाइकोजन मिला। इससे आपका क्या हो जाएगा? आपको कंजप्शन इतना करना है, इससे क्या मिलेगा?
इसीलिए भूख लगने पर आप थोड़े समय तक सर्वाइव तो करते हो ना, ग्लाइकोजन की वजह से ही। मैंने बताया था कि ग्लाइकोजन रिलीज होता है, ग्लूकोज देता है। ऐसा नहीं है कि अब आप वर्क करोगे तो पहले क्या कंज्यूम करेगा, ग्लूकोज। कहाँ है तुम्हारे पास अंश? ऐसे नहीं होता, ठीक। चलो हो गया, चलो आगे लिखते हैं। अगली हेडिंग बनाया बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन। मैंने पास्चर इफेक्ट नहीं लिखाया, आगे लिखना एरोबिक रेस्पिरेशन। हाँ, पिछले 10-12 सालों से एग्जाम में तो नहीं आया है, वैसे एनसीईआरटी में भी नहीं है। एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें क्या होगा बेटा, यहाँ पे होगा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यूज होगा, और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यूज होने के साथ साथ यहाँ क्या होगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, और वह कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CO2 और H2O में। लिखना, इन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन सेलुलर फ्यूल और ग्लूकोज सेलुलर फ्यूल और ग्लूकोज ब्रेक्स इनटू CO2 and H2O by complete breakdown with the help of molecular oxygen, या by using molecular oxygen। complete breakdown by using या with the help of molecular oxygen, यहाँ पर ऑक्सीजन यूटिलाइज होगा। ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गया, उसी की वजह से कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया, ठीक। बेटा देखो, यहाँ मैंने इक्वेशन पढ़ाया है, आप यहाँ पर पढ़ोगे ह्यूमन में सिर्फ यही कि ऑक्सीजन आपकी बॉडी तक जाएगा कैसे, CO2 आपकी बॉडी से निकलेगा कैसे। अब ये इक्वेशन कहाँ पूरा होगा, ये पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 14 में। इसी इक्वेशन को एक्सप्लेन करेंगे, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ETS, RQ वैल्यू, ये दोनों अलग पोर्शन में है, ठीक। चलो अब बेटा एक बात यहाँ समझना, इधर देखो, बातें ना करो, इधर देखो। जब आप यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर दिए, अर्थात ऑक्सीजन की बात कर दिए, अब कोई भी एनिमल हो, ऑर्गेनिज्म हो, जिसको एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो उसको एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन अपनी बॉडी में ले जाना है कि नहीं, ले जाना पड़ेगा। अब कैसे ले जाएगा, इसके लिए कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए, कोई ऑर्गन होना चाहिए, या कोई ऑर्गन सिस्टम होना चाहिए, तब जा कर के ऑक्सीजन उसके बॉडी में यूटिलाइज होगा। सबसे पहला पॉइंट हमें यही देखना है कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं, एनिमल्स हैं, उनके बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचेगा कैसे, ठीक। चलो आगे लिखो। देखो एनसीईआरटी ने क्या किया, यहाँ से शुरू कर दिया है और लिखा है उन्होंने कि अर्थवर्म में मॉइस्ट क्यूटिकल होता है, फ्रॉग में ये होता है, टेरेस्ट्रियल में होता है, उन्होंने ऐसे लाइन लिख दिया है। बट मैं लाइन नहीं लिखूँगा, मैं एक टेबल बना दूँगा, और टेबल हमें पता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको होगी, क्योंकि उसमें से कई नाम आप नहीं जानते, वो नाम मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता चलूँगा, ठीक। आगे वो आप जान जाओगे। अगर उसको मैं छोड़ देता हूँ, आपको अच्छा तो लगेगा, लेकिन बाद में फिर दोबारा करना पड़ेगा। अच्छा लगे ना लगे, एक बार अगर वो आप समझ लोगे तो सही रहेगा, ठीक। हेडिंग बनाना, इक्वेशन नहीं बनाया था क्या बात करते हो, बना लो बेटा। इसको नहीं बनाया, बना लो, मैं मिटा दूं। चलो अगल बगल से देख लेना बेटा। हेडिंग बनाओ, लिखो। इक्वेशन नहीं बनाया, किसी ने नहीं बनाया, बना लिया सर। चलो बना लो। बन गया। अब वृंदा बना लो बेटा, ऐसे फट से। सब बना रहे हैं, उसी की चर्चा कर रहे हैं, तुम सोच रहे हो चर्चा क्या हो रही है। बनाओ फटाफट।
अब बोलते हैं नहीं बेटा, आधे बच्चे ना इसको लिखने के बाद फिर पूछेंगे, इसलिए एक बार बोलता हूँ। बना लिया? एक्सरसाइज के टाइम मसल के माइटोकॉन्ड्रिया वहीं रहेंगे, बट होता क्या है कि सप्लाई बंद हो जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है, एनारोबिक हो गए। अभी यही तो बोला था मैं, ऑक्सीजन की सप्लाई जितना चाहिए उतनी नहीं मिलती, तो क्या करते हैं, एनारोबिक करने लगते हैं। चलो हेडिंग बनाना, हेडिंग बनाना। स्ट्रक्चर्स, बेटा ये क्या मंत्र क्यों पढ़ रहे हो, कोई भस्म वस्म हो गया तो लिखो, लिखो स्ट्रक्चर्स और ऑर्गन्स, स्ट्रक्चर्स और ऑर्गन्स, ऑर्गन्स फॉर गैसियस एक्सचेंज, स्ट्रक्चर्स और ऑर्गन्स फॉर गैसियस एक्सचेंज। कैसे गैसियस एक्सचेंज, मतलब O2 अंदर CO2 बाहर, कैसे किया जाएगा वही हमें देखना है। हाँ, अब हम अपनी भाषा में बोल सकते हैं, सांस लेना। लिख लिया बेटा, इधर देखना। स्ट्रक्चर्स और ऑर्गन्स फॉर गैसियस एक्सचेंज या एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बेटा इधर सुनो, पेन रखो, इधर देखो, पेन रख दो, बातें ना करो बेटा, वरना बीच बीच में रह जाएगा। बेटा इधर ध्यान देना, एनसीईआरटी ने लिखा है अर्थवर्म के बारे में, फ्रॉग के बारे में, इंसेक्ट के बारे में, रेप्टिलिया, मैमल, फिश के बारे में। लेकिन बेटा हम लोग ना उसके पीछे जो कंडीशन है वहाँ से लेके चलेंगे। बेटा इधर ध्यान देना, अगर आप पूरे एनिमल की बात करो, पूरे एनिमल्स की बात करो, तो सबसे पहले जो एनिमल्स आते हैं वो आते हैं स्पॉन्जेज। स्पंज का नाम सुना है? नहीं सुना है, कभी सुना ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, तो आपने नहीं सुना है तो आप जान लो कि एक फाइलम होता है जिसे हम पोरीफेरा कहते हैं। सुनो बेटा, सुन लो एक बात, तो पूरे एनिमल को हम लोगों ने कई फाइलम में बांट रखा है। जैसे हम लोगों का फाइलम क्या है, कॉर्डेटा। हम लोग कॉर्डेटा, ये पता है ना? ये भी नहीं पता है? चलो आगे बताऊंगा बेटा। जो फाइलम पोरीफेरा होता है उसमें समुद्री प्राणी आते हैं जो मरीन वाटर में पाए जाते हैं, वो स्पंज होते हैं, स्पंजी होते हैं। पहले उन्हें बाथ स्पंज निकाला जाता था नहाने के लिए, महारानियाँ नहाया करती थी। हाँ, नहीं ये बात सही है बेटा, आज भी नहाने का जो ज़्यादा लग्जरी चीज़ें हैं वो फीमेल कॉस्मेटिक्स में ही आते हैं। मेल के लिए पता क्या आता है, लाइफ बॉय, ब्रीज, ऊपर लिखा रहता है टॉयलेट बार। हाँ, और जो फीमेल जिससे नहाती है उस पर लिखा रहता है ब्यूटी सोप। हाँ, आप देखो, तो वो स्पंज हुआ करते थे। अब मैं बता दूं, आपके पीएमटी का सवाल है, एनसीईआरटी में लिखा है बाथ स्पंज, उसका साइंटिफिक नेम है बेटा यू स्पॉन्जिया। तो बेटा जितने स्पॉन्जेज होते हैं समुद्र वाले, वो एक्चुअल में क्या होते हैं, सेल सेल सेल, कई सेल से बने होते हैं। बेटा आप ध्यान देना, जहाँ पर हर सेल की इंडिविजुअलिटी अलग है, बात को समझना कि सेल क्या करेगा, हर सेल में ऑक्सीजन अंदर जाएगा और हर सेल से CO2 बाहर आएगा। मतलब यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज का काम कौन कर रहा है, सेल सरफेस। कौन कर रहा है, सेल सरफेस। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेल सरफेस। ये बात हो गई। अब बेटा ध्यान देना, इसके बाद आपने हाइड्रा का नाम सुना है, ये तो सबने सुना होगा। जो हाइड्रा वाला फाइलम होता है बेटा, उसे कहते हैं निडेरिया या सिलेंट्रेटा। हाँ सिलेंट्रेटा, इसे हम निडेरिया लिख रहे हैं बेटा, निडेरिया। ये इसमें क्या है, सेल के बजाय यहाँ पर देखो टिश्यूज बन जाती है। क्या बन गई, टिश्यूज बन गई। टिश्यूज बेशक बन गई, लेकिन अभी भी एक्सचेंज कैसे होगा, सरफेस से ही तो होगा। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हो सेल सरफेस। हो गया। इसके बाद बेटा आपके पास आते हैं फ्लैट वर्म एंड राउंड वर्म। आपने राउंड वर्म के लिए स्कूल में टेबलेट खाई थी, एल्बेंडाजोल, स्कूल में पिलाया जाता है। कई बच्चे भूल गए वो खाए थे कि नहीं खाए थे। डिवॉर्मिंग के लिए खिलाया जाता है। हाँ, पिंक कलर, ब्लूइश कलर। और पिंक कलर बेटा पहले वाइट आती थी, स्कूल में लड़कियों ने खाने से मना कर दिया, इसलिए पिंक बनाया गया। हाँ, क्योंकि उसको देखो अभी याद है, उसको दवा नहीं आती, पूछ रही सर पिंक कलर थी क्या।
तो वाकई में नहीं बेटा, ये एक्चुअल में ना वो जो कोट करते हैं ना पिंकिश आता है, वो एक ऐसा कोट होता है जिससे आपको उसका टेस्ट कड़वा ना लगे। वो कुछ एक फ्रूट का फ्लेवर होता है, उसका कोट होता है, उसका कलर ही पिंक आता है। ऐसा नहीं कि किया गया है आपके लिए स्पेशल, ऐसा नहीं है। ठीक, ध्यान देना। अब हमारे